नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए, यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए और इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव करवा सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है, यानी सरकार के द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। और अगर सरकार का निर्वाचन आयोग अभी चुनाव करवाता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर ही चुनाव होगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कोर्ट ने 31 जनवरी के पहले किया है। ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। क्या माना जाए कि मतलब ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य होगा ओबीसी के लिए? फिर कैसे कहा जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ये चुनाव? नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ये क्लियर हो जाएगी कि उस एरिया की आबादी के आधार पर ट्रिपल टेस्ट क्या बता रहा है, उसी हिसाब से ओबीसी का आरक्षण किया जाएगा। ये डिसीजन ये रहा कि 7 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को कैश करते हुए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2023 के पहले आप पूरी फॉर्मेलिटीज ट्रिपल टेस्ट वाली पूरी कर लीजिए। जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के, उनको आप रिजर्वेशन पे सुनकर के कोई निर्णय लीजिए और उसके उपरांत 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के उपरांत आयोग 3 कमेटी सदस्यीय आयोग का गठन करने के उपरांत चुनाव प्रक्रिया डीएम की मॉनिटरिंग में डे बाय डे सुनिश्चित कराई जाएगी। मार्च से अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। कोर्ट का वर्डिक्ट ये रहा है कि जो पिछली आरक्षण किया था सरकार ने उसको कैश कर दिया गया, क्योंकि वो बिना ट्रिपल टी फार्मूले से कैश किया गया। और कहा भी गया अगर आप ओबीसी की सारी सीट जनरल करिए, अगर नहीं ट्रिपल टी करा पाते हैं और चुनाव कराइए। अगर जल्दबाजी में अगर नहीं कराना है तो आप ट्रिपल टी फार्मूले से करके तब आप चुनाव कराइए। हम लोग की पिटीशन अलाउ कर दिया। प्रोसेस है वो तो हो सकता है वो एक्सटेंड हो। अगर उसके हिसाब से नहीं कराते हैं, ये नॉर्मल उसमें कराते हैं, तो जितनी भी इन्होंने ओबीसी सीट रिजर्व की हैं उनको जनरल करते हुए ये कर दें तो वो भी हो सकता है। जनवरी फरवरी में बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों को संभावना क्या लग रही है? अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से काम करती है। अगर वो चाहती है इस वक्त में चुनाव कराना तो ये फॉर्मूले से भी करा सकती है, और नहीं चाहती तो फिर। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार के सामने कई विकल्प खुल गए हैं। अब निर्णय लेना सरकार के हाथ में है। सरकार क्या करवाती है देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस वक्त एसबीएसपी के प्रवक्ता दयाराम भार्गव जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय का ये फैसला सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? और आपकी पार्टी के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर जो ओबीसी प्रत्याशी हैं उनके लिए कितना हितकर होगा? देखिए, माननीय न्यायालय का जो काफी वो हो रहा है, इको हो रहे हैं, सही कराइए जी। बोलिए, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं कपिल जी। शुभम भाई, मैं ये कह रहा हूं जी कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार ने अपनी बात रखी है, उसी के एविडेंसेस के आधार पे माननीय न्यायालय ने जो कुछ भी फैसला दिया है, और जो फैसला अभी दिया है उसकी कॉपी अभी कोई हमारे पास नहीं है आधिकारिक रूप से। उस पर कोई वक्तव्य कैसे कहा जा सकेगा? जब सामने आएगी तो चीजें देखी जाएंगी। लेकिन एक चीज तो जरूर कह रहे हैं, जो लबोलबाब आप लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर आ रही है या जो वकील साहब अभी कह रहे थे, तो उसमें तो ये स्पष्ट है कि ओबीसी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहे। और अगर ये काम नहीं करना चाह रही होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर जिन त्रिस्तरीय आरक्षण की बात कही गई थी, उस पर वो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करके एक
समिति बना के रैपिड उसका सर्वे करा करके 3 लेयर में वो कंसेप्ट लागू करना चाहिए था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो वो सरकार ने जानबूझ करके नहीं किया था, और सरकार ने जो लापरवाही बरती है या जानबूझ करके जो लापरवाही बरती है, उसकी वजह से शोषित और वंचित समाज जो हमारा ओबीसी वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के। ये तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पिछड़ों की विरोधी सरकार है, और इसी मंशा अभी के तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो है चुनाव को आगे लेकर जाना चाहिए था सरकार को, तो अभी तो ऐसा करवाया जा सकता है, सरकार कर सकती है ऐसा। ये तो सरकार दो तरह की बातें हो रही है ना शुभम भाई, दो चीज कह रहे हो। एक तरफ लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है कि जब आप समय पे चुनाव नहीं करा पाएंगे तो आप प्रशासक नियुक्त करेंगे। अगर अब से आप कमेटी बनाते हैं, अब से वो सारी चीजें करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है और जो माननीय हाई कोर्ट ने अपनी मंशा उनसे व्यक्त की है कि या तो आप इस कमेटी का गठन कीजिए, इस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को लागू कीजिए, और नहीं तो फिर आप उसको जनरल करते हुए उसको कराइए। तो अगर ये जनरल करते हुए कराते हैं तो ये तो सीधा सीधा हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रहार है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि नहीं अब हम ये स्थापित करेंगे और ये आयोग बनाएंगे, रैपिड टेस्ट कराएंगे, तो आप 6 साल से क्या कर रहे थे? लोकतंत्र की हत्या करने की आप सोच विचार करके बैठे थे अपने प्रशासक को बचाने के लिए। ठीक है। तो सरकार के कार्यलोप की वजह से जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का हित प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के निकम्मेपन की वजह से लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा कपीश जी, मैं वापस आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। दयाराम भार्गव एसबीएसपी से हमारे साथ जुड़े हो। दयाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और जैसा कि तमाम आरोप भी यहाँ पर अभी कपीश श्रीवास्तव ने लगाए हैं, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, लेकिन आप इस फैसले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोर्ट के जो पेपर्स हैं देखा जाए तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना आया है। आ जाए तो उसमें बहुत आया चर्चा जो है विस्तार से किया जाए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ शुभम भाई कि माननीय न्यायालय ने कई बार इस चीज के आदेश दिए हैं, ऐसा नहीं है। इस सरकार में दिए हैं। सरकार को वाकई में पिछड़ों के साथ देखे, देश की आजादी के बाद देश में उस समय जो है गणना हुआ था तो 52% आरक्षण के साथ में ओबीसी को 52% मिला था, लेकिन उसमें 27% रिजर्वेशन 1990 में जब मिला था, तो उसके बाद देखिए इन जातियों को आज भी जो 27% ओबीसी के लोग हैं उनमें 4-5 जातियों को छोड़ करके शुभम भाई किसी जाति को लाभ नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये ओबीसी समाज का है। इसीलिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। 11 राज्यों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है, वहाँ लाभ मिल रहा है। बार बार जो है ओबीसी समाज के अति पिछड़ा जो समाज है उसके साथ जो है सरकारें कुठाराघात कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे हैं कि जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी ऐसे करिए, तो माफ करिए 15 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, ओबीसी की जो 27% रिजर्वेशन पर आरक्षण का लाभ 12 जातियों में मिल रहा था। कोर्ट ने कहा था कि इसको हिस्सा बांट करके सामाजिक न्याय समिति को जो है ला करके सभी जातियों को मिले। ठीक है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर आज मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा, भाई ये सरकार बगैर गणना किए हुए क्यों गई? आप बताइए। जब ठीक है, अब इस पर चूंकि अभी निर्णय नहीं लिया ना सरकार ने, तो अभी इस पर जब सरकार का निर्णय सामने आ जाएगा चुनाव को लेकर, तो इस पर मुझे लगता है कि और भी बेहतर चर्चा हो सकेगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, और अविनाश ने निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले को लेकर चुनाव आयोग के जो वकील हैं आर.के. चौधरी से भी बातचीत की थी। मैं एक बार दर्शकों को वो भी दिखाऊंगा। निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस वक्त मेरे साथ चुनाव आयोग के वकील आर.के. चौधरी साहब हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कोर्ट का फैसला क्या रहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल सर्वे उच्चतम न्यायालय के कृष्णमूर्ति की जजमेंट के हिसाब से किया जाए। कोर्ट ने भी कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए जो बैकवर्डनेस की सर्च करने के लिए। ये दोनों बातें कोर्ट ने कही हैं, ऐसा निर्देश भी सरकार को दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है, क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा,
और इस चुनाव में वो चीज संभव नहीं है। इसलिए ये मौजूदा चुनाव ओबीसी की सीटों को खत्म करते हुए उनको सामान्य वर्ग से चुनाव कराने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए, ऐसा उच्च न्यायालय का आदेश है। तो चुनाव आयोग के वकील थे आर.के. चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि आज कोर्ट में क्या कुछ फैसला हुआ निकाय चुनाव को लेकर। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चूंकि कहीं ना कहीं जो पूरा निर्णय है अब सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि चुनाव जल्द होना चाहिए, तो वैसे में विदाउट रिजर्वेशन इस चुनाव को कराने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने भी हैं। अविनाश, मैं आपके पास आऊंगा, जैसा कि आपने तमाम अधिवक्ताओं से वहां पर बातचीत भी की है और उसके राजनीतिक मायनों पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो दलों के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। अगर हम देखें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसके राजनीतिक मायने जो है वो कहीं ना कहीं अलग है। हालांकि सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है, ये अभी भी सरकार के पाले में। छोड़ दिया है। हालांकि देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए और जो ट्रिपल-टी का फॉर्मूला है उसके लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन ही इस चुनाव को कराया जाना चाहिए। हालांकि देखिए, इसमें जो एससी कैटेगरी है वो लागू रहेगी, साथ में जो महिलाओं का आरक्षण है वो लागू रहेगा और जनरल में ही ओबीसी को शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की भी बात कही गई है और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है कि 31 जनवरी से पहले। हालांकि उस समिति में कौन होगा ये बात की बात है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो जा रही है कि अब इस बात की प्रबल संभावना है कि जो चुनाव है, यानी कि जो निकाय चुनाव है, वो तय समय पर होने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जहां तक सवाल देखिए इसके राजनीतिक मायने के हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर ओबीसी रिजर्वेशन की अनदेखी का आरोप लगाएगी। जैसा कि अभी जो हमारे पैनल में तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन की अनदेखी की। लेकिन देखिए, जो सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था उसमें 2017 में जो निकाय चुनाव हुआ था और उस वक्त जो आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई थी उसको आधार बनाया गया था। कहा गया था कि रैपिड सर्वे के आधार पर उसी सर्वे को इस बार भी आधार बनाया गया। हालांकि देखिए, उस सर्वे को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए थोड़ा सा सेटबैक जरूर है। लेकिन चूंकि कोर्ट का ये डायरेक्शन है और कोर्ट ने अब सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार जैसे चाहे वो चुनाव कराए, और चूंकि निर्वाचन आयोग की देखरेख में ये जो पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो अब सरकार के पाले में पूरी गेंद है कि सरकार कब और किस तरीके से चुनाव कराने जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है और इस बात की प्रबल संभावना भी मानी जा रही है कि चुनाव तय समय पर होने जा रहा है। बिल्कुल, तो सही समय पर चुनाव हो ऐसी हर कोई आशा भी रखता है। मैं वापस आऊंगा आपके पास अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर समझौता नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, विशेषज्ञों से विचार के बाद सरकार फैसला लेगी। तो परामर्श के बाद ही सरकार के स्तर पर अंतिम फैसला होगा। तो ट्वीट किया है, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विस्तृत अध्ययन करके विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये ट्वीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। तो ये ट्वीट किया और इसके बाद अपना पक्ष कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये सामने भी आया। कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल माकूल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज तो मैं पूछ रहा हूं ना, केशव प्रसाद मौर्य जी उस समय कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल्स किया था और आपकी सरकार ने नहीं किया था? तब भी आप डिप्टी मुख्यमंत्री भी थे, आप पिछले साल भी पिछले सरकार में भी थे और इस सरकार में भी है, तो आपको ये कहने का हक नहीं मिलता। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तो कोई ट्वीट आया नहीं। और दिक्कत इस बात की है कि वो तो खुद ही एक ओबीसी कोटे से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें कहाँ बैठाते हैं वो तो पूरी देश की जनता ने देखा है। तो ये चीज कह रहे हैं कि उन पर विश्वास कौन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट होता तो एक बार सोचनीय विषय होता। मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, वो भी संवैधानिक पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनकी बात को तो यहाँ पर वरीयता देनी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी बात की वरीयता तो हम दे रहे हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा,
दूसरी तरफ आप लोकतंत्र को मिटाने पे आमदा हैं कि अगर आप तय समय के अंदर अगर आप ओबीसी के आरक्षण पे जाना चाहते हैं तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, आपको रैपिड टेस्ट कराना पड़ेगा, तब तो आप तुरंत नहीं करा पाएंगे। और अगर आप तुरंत नहीं कराते हैं, आप अब से आयोग का अध्यक्ष घोषित करेंगे, फिर डेडिकेटेड कमेटी बनाएंगे, फिर रैपिड सर्वे कराएंगे, तब आप लागू करेंगे। तो ये सारी कवायद करते हुए 4 से 6 महीने का समय लगेगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ या तो लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ओबीसी के साथ खड़े हैं। देखिए शुभम भाई हमारे कपीस भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। मान लेते हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पिछड़ों के साथ धोखा आ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कपीस भाई 4 सितंबर 2013 को तत्कालीन आपके ही मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो है अमीर और गरीब का बेटा प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ना चाहिए, ऐसा लाइए फार्मूला। उन्होंने आदेश दिया था, इस पे अमल करिए। क्या कपीस भाई उस समय अखिलेश यादव जी ने अमल किया था? क्या अमीर और गरीब का बेटा जो है चलिए अब आप एक मिनट, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे आपने किया था? मैं पूछ रहा हूँ जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे आपने किया था? आपने उस समय न्याय समिति की बात की, आप तो फिर रेवड़ी लेने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, जो पिछड़ों के हितों से समझौता कर रही है, जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल है उन पर वो खड़ी नहीं है, और आप रेवड़ी लेने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आप तो सीधे बताइए ना कि आप तो खुद गुनाहगार हैं। आप 2017 से लेकर 2022 तक की सरकार में आप कहीं ना कहीं हिस्सा था। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश की थी तो अखिलेश ने काम नहीं किया। आप उंगली उठाते हैं जब आप सरकार में थे, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने उस समय लागू क्यों नहीं कराया जब आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सरकार में मंत्री थे? हम तब तो आप रबड़ी में बनाई काट रहे थे। जब आपने एमएलसी चुनाव के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपके राजभर साहब के पुत्र को सीट नहीं दी, तो आपने उनको किनारा लगाया, और आप कितना समझौता करते जाएंगे, चाहे आप हो या निषाद पार्टी हो, इन्होंने बैकवर्ड आरक्षण के पीछे समझौता। सुनिए तो सही, सुनते ही नहीं है समाजवादी के लोग, यही तो समस्या। मैंने कहा ना सामाजिक बात तो हकीकत को स्वीकार कीजिए, सबसे ज्यादा सुबसपा टिकट पाने के बाद बाहुबलियों को टिकट देती है। 18 में से कितने टिकट आपने अन्य ओबीसी को दिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। नहीं, लेकिन कपीस जी वो तो आपके साथ चुनाव लड़े हैं, पिछला चुनाव आपके साथ में लड़े हैं। आप बताइए चुनाव, आप बताइए। और एक बहुत बड़ा आरोप ये भी था कि अब्बास अंसारी जो उनके टिकट से जीत कर आए, वो जबरदस्ती उनके सिंबल से चुनाव लड़वाया अखिलेश यादव ने, जो कि जेल में बंद है इस वक्त। बिल्कुल गलत बात है। वो जितने बाहुबली हैं, जितने टिकट इनको मिले थे, इन्होंने स्वेच्छा से दिए, और ये तो स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। इन्होंने टिकट बेचा, इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया टाइम्स नाउ भारत को। ये कहां तक कोट करेंगे? और अगर हम इतना पिछड़ा विरोधी थे तो ये हमारे साथ आकर के चुनाव क्यों लड़ रहे थे? इनसे ये पूछिए शुभम भाई, जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय ये सवाल तो वाजिब है। भार्गव साहब जवाब दीजिए। सीधे पड़ रहे थे, ये गिरगिटान। ठीक है कपिल जी जवाब ले रहे हैं। कपिल जी अब जवाब सुन लेते हैं, बोलिए। हमको बता दें जिस समय ये हमारे से चुनाव लड़ रहे थे तो कसीदे पड़ रहे थे, लेकिन उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा गठबंधन करते समय कि भारतीय समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़ों की विरोधी है? भार्गव साहब जवाब दीजिए ना। ठीक है कपिल जी सुन लेते हैं। भाग रहे गिरगिटों की तरह, गिरगिटान की तरह बदल करके भाग रहे, और इनसे गिरगिटवान जो है वो छिप रहा है। ये सभी लोग जानते हैं सुबसपा का मतलब नथिंग है, ये पैरासाइट पार्टी है, ये स्वार्थियों की पार्टी है, ये टिकट बेचने वाली पार्टी है, ये दबंगों को टिकट देती है। स्टिंग ऑपरेशन के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हाँ वो टिकट बेचते हैं। ये सारी बातें नवभारत टाइम्स पे आई कि नहीं आई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक टिकट विक्रेता एक पिछड़ों के हित को बेचने वाला ठीक है आरोप प्रत्यारोप हो गया हो तो बस करिए। अब अविनाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए अविनाश आपके पास आएंगे। सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं यहाँ पर कदम उठाना होगा। यहाँ पर सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द चुनाव कराने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक आरोप जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी आपने सुना कि प्रशासक नियुक्त होंगे, और प्रशासक अगर नियुक्त होंगे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करवाएंगे, ये आरोप इनकी तरफ से लग रहा है। तो क्या अब एक जल्द चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी है, और दूसरी तरफ ओबीसी जो उनके पार्टी के नेता हैं, वोटर्स हैं, या एक बहुत बड़ा वर्ग है वो उनसे नाराज ना हो, ऐसे में
ट्रिपल टेस्ट को भी करवाया जाए, तो इन दोनों चीजों को कैसे सरकार करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर सरकार विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन ये चुनाव कराती है, हालांकि देखिए जो कई पिटिशनर थे उनसे जब बातचीत हुई तो जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन अगर चुनाव होता है तो क्या आप लोग इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी जीत है। तो उन्हें कोई आपत्ति, जो पिटिशनर थे वहां पर, उन्हें कोई आपत्ति वहां पर नहीं दिखी। लेकिन फिर भी जो एक राजनीतिक, कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक के सिनेरियो में इसको देखें तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ती है तो उसमें एक लंबा वक्त जाएगा, चूंकि हालांकि देखिए समय सीमा तो कोर्ट ने निर्धारित कर दी है कि 31 जनवरी तक 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया जाए और उसके बाद जो प्रक्रिया उसको फॉलो कर लिया जाए। लेकिन उसमें बहुत लंबा वक्त जाएगा, यानी कि 2 से 4 महीने का वक्त जा सकता है कि बाकायदा एक आयोग का गठन किया जाए और नए सिरे से सर्वे कराया जाए और उसके बाद अधिसूचना जारी की जाए। लेकिन अब चूंकि सरकार के सामने 2 रास्ते हैं, या तो उस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़े, या फिर जो कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव है समय पर होना चाहिए, जल्द होने चाहिए और विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन इस चुनाव को करा लिया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। सरकार की कोशिश यही होगी कि जो ओबीसी धड़ा है, यानी कि जो ओबीसी वर्ग है वो भी सरकार से नाराज ना हो। इसके लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सरकार की तरफ से अपनाई जा सकती हैं, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य का आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है कि ओबीसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार के विधि विशेषज्ञ हैं वो अब बैठेंगे और जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करेंगे। हालांकि जब ये कोर्ट फैसला सुना रहा था तो कोर्ट के अंदर ही सरकारी वकील मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि सरकार तक सारी बातें पहुंच चुकी हैं और सरकार जल्द ही बीच का रास्ता निकालेगी। तय सरकार को करना है कि चुनाव विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन होगा या फिर ट्रिपल टी टेस्ट फॉर्मूले के तहत होगा। हालांकि उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि समय पर चुनाव होगा, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। तो सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब अगर समय ज्यादा लगता है तो कहीं ना कहीं चुनाव और भी आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए या फिर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है चुनाव और भी आगे जा सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।